वेलकम बैक बाई प्रीसा आईएएस, करोल बाग, नई दिल्ली। पीछे हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में आपके बीच जिक्र कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज का लेवल और उसकी क्वालिटी हमारी कितनी अच्छी है, जो हर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए इक्वली जो है रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। टेस्ट सीरीज से अलग हटके हम इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट, जिसके क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 यूपीएससी में आते हैं, उस सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमने ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये मेरे द्वारा खुद से बनाया गया है। और खुद से बनाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, कौन सी चीज कितनी ज्यादा जरूरी है, इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये सिलेबस जो हमने बनाया है जीएस प्री मेंस सेकंड पेपर आईएएस का, और ये उतना ही रिलेवेंट है आपका इंटरव्यू में। तो ये सारी चीजें जो है एक जगह आपको प्री मेंस इंटरव्यू और इवन निबंध के विषय में काम आएगा। तो इस पे मुझे एक चीज याद आ रहा था कि जब मेरा इंटरव्यू था सन 2000 में, तो मुझसे जो है उस समय बामियान का क्वेश्चन, अफगानिस्तान में बामियान मूर्ति तोड़ दिए थे सब, तो मुझसे किसी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने पूछा इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन, तो चेयरमैन ने मना कर दिया, बोला कि डोंट आस्क इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन बिकॉज ही हैज नॉट ऑप्टेड आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो बोर्ड ने हमसे पूछा, इंटरव्यू बोर्ड ने, कि आपने भारतीय विदेश सेवा क्यों नहीं ऑप्ट किया। तो मैंने बताया कि साहब, विदेश में जाने की मेरी कोई लालसा नहीं है, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। हम भारत में रह के अपने देश की सेवा, अपने घर परिवार और समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इस बात से कन्विंस हो गए। लेकिन सीखने की चीज़ है कि घोष मैडम थी, जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने बोला कि भाई सीएल साहब, आपने माध्यम हिंदी लिया है और इंटरव्यू भी आपने हिंदी में देने के लिए लिखा है, लेकिन सपोज आपका चयन आईएएस में केरला स्टेट मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिना इंग्लिश का आपका काम कैसे चलेगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब एरिया में तो हिंदी का बहुत कम वो है, स्कोप है। तो उन्होंने हमसे एक चैलेंज कहिए या जो भी कुछ कहिए, मैडम जो चेयरपर्सन थी मिसेस घोष, वो बोली कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू दीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो सामने ट्रांसलेटर बैठी हुई है, आप उससे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए कह दीजिए। तो मुझे लगा कि यार ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो ये माना जाएगा कि मैं पलायनवादी हूं, एस्केपिस्ट हूं। सिविल सर्विसेज में, आईएएस में यही चीज मैटर करती है कि आप किसी समस्या से पलायन तो नहीं कर रहे हैं। आप बीएम हैं, एसपी हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर है, रेलवे ऑफिसर हैं, तमाम जगह आपको जो है जरूरत पड़ती है किस चीज की, पब्लिक को संभालने की। तो मुझे लगा कि अगर मैं मना कर देता हूं तो ये मेरे लिए पलायनवादी नजरिया होगा, और इंटरव्यू बोर्ड मुझे अदरवाइज लेगा कि इनको कुछ हिम्मत ही नहीं है चैलेंजेस को फेस करने की। तो मैंने बोला यस मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट इन इंग्लिश। उस समय तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, और मैं आई विल फेस and I will speak in English. There is no problem. I am accepting your
सजेशन एंड चैलेंजेज। 45 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, थ्रू आउट इंग्लिश ही चला, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे और एक दो जगह मैं अटका तो उन्होंने उस इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी उसके जगह पे हिंदी जो हमने बोला उसका उन्होंने इंग्लिश टर्म यूज किया। तो यूपीएससी आपसे ये डिमांड करती है कि आप कहीं भी रहें, आप चुनौतियों से जूझें। हम लोग अपने जीवन में 25 साल के कैरियर में तमाम आपदा, तमाम एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स को अपने परिवार को दरकिनार करते हुए नौकरी में फेस किए हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि इंग्लिश बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगा आदमी तो ऐसे ही जो है आगे बढ़ जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप इस सब्जेक्ट की ग्लोसरी खरीद लीजिए। आप मत खरीदिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जितनी काम भर का टर्मिनोलॉजी है वो हम सेलेक्ट करके ले आए, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो टर्म को जब आप समझ जाएंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि इक्विजिटिव मॉडल क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, एडजॉर्न, एडवेंचरिज्म, एज ऑफ कंसेंट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एनार्की, आर्बिट्रेशन, एरिस्टोक्रेसी, एसिलम, ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, बनाना रिपब्लिक, बोस्टन टी पार्टी, बुर्जुआज, ब्लैक ब्लॉक ग्रांट्स, कैटेगोरिकल ग्रांट, ब्लैक इकोनॉमी, चाइनीज, ग्रेट कैकिस्टोक्रेसी, किचन कैबिनेट, नया पीसीए आ गया अमेंडमेंट इसका। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है क्वेश्चन में जो शब्द यूज होगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। ये हम पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करिए, फॉर्मल क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद ये हमने खुद बनाया है, आपको मार्केट में किसी किताब में नहीं मिलेगा, एक जगह अलग अलग कहीं मिलेगा। तो हमने इसकी सॉर्टिंग किया, जो हमने तैयारी की थी वो नोट्स अभी भी हमारे पास हैं, उन नोट्स का भी सहारा लिया है, 25 साल पुराने नोट्स का भी। तो पहला चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। प्री में तो सिर्फ इंडियन पॉलिटी लिख के खत्म कर दिया है, मेंस में थोड़ा सा उसको एलाबोरेट किया है। हमने सबको कंबाइंड किया है, कुछ अपने से जो इनपुट चाहिए उसको हमने देने का प्रयास किया है। और हमारे पढ़ाने का जो स्टाइल होगा वो आप खुद देखिएगा धीरे धीरे कि पढ़ाते पढ़ाते उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे और उस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे, ये इसका जो है हिडन बेनिफिट है। तो पहला चैप्टर है और पहला ही टर्म है पॉलिटी। सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटी है क्या, राजनीति है क्या। तो ये कह रहा है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन रन ए प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि संविधान जो है के द्वारा जो कार्यवाही सिविल सरकार, सिविल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका चयन, जिसका चुनाव आम जनता के द्वारा किया गया हो, सिविल गवर्नमेंट। मिलिट्री गवर्नमेंट भी होती है जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, कभी कभी पाकिस्तान में हो जाता है। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन रन ये प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये प्रक्रिया है सिविल सरकार की। मैंने बोला एक एक टर्म का बहुत वैल्यू है। सिविल गवर्नमेंट का मतलब जो आम जनता से चुना हुआ हो, अदरवाइज वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो जाएगा। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन रन ये प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट। पॉलिटी का ये डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इन रन का क्या मतलब है कि संविधान चल रहा है, हिंदी में आपको ऐसा लगेगा इन रन दौड़ में है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि संविधान जहां लागू हो और उस संविधान के तहत सिविल सरकार अपनी प्रक्रियागत
तरीकों से काम कर रही हो, उसको बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में ये जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम पढ़ेंगे स्टेट, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, राज्य क्या है। एक बड़ी बीमारी है यार, आदमी ये सोचता है कि राज्य का मतलब ये राज्य होता है, जबकि राज्य का मतलब जो है यहां पे केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार से है। और जिसको आप राज्य समझते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो राज्य नहीं है, वो प्रांत है। क्या है? प्रांत। वो क्या है? प्रांत है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये सब चीजें मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आगे जब ये सब शब्द यूज होंगे तो आपको कंफ्यूजन न रहे। तो यहां जो राज्य का मतलब है, वो राज्य का मतलब है संघ से, यूनियन से, भारत सरकार से, ठीक है। और जिसको हम राज्य समझते हैं वो क्या है? प्रोविंस, प्रांत। ये क्लियर कर लीजिए भाई, पूरा पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आएगा ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। राज्य के क्या क्या अंग है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब। और वो राज्य कैसे चलता है? तो पहले भी बताया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है, कोई भी देश हो। उसके साथ हम जोड़ेंगे डे टू डे इंडियन पॉलिटी को, जिसमें जजमेंट और तमाम तरीके के एक्ट बनते हैं। करंट अफेयर्स को इसके साथ कोरिलेट करेंगे, जिससे आपकी पॉलिटी पे पकड़ जो है 100% हो। तो ये मेथोडोलॉजी होगा हमारा। अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे तो आप यकीन मानिए सब पढ़ाई बेकार है। अगर हम बिल्किस बानो का केस पॉलिटी में न पढ़ाएं, जो कि हाल ही में हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली हम न पढ़ाएं, जो हाल ही में हुआ है, माननीय राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ है उसके क्या डायमेंशंस है, उसको हम कोरिलेट न करें, हमारे संघ सरकार का, भारत सरकार का वेस्ट बंगाल और अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के शासन से क्या संबंध है महाराष्ट्र का, तो ये सब चीजों को अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए आप कभी पास ही नहीं हो पाएंगे। हमारा स्टाइल वो नहीं है कि यहां लिखा हुआ दिखाया और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चले गए, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि हम उस पे आपके ब्रेन को ट्रेन न कर दें 360 डिग्री। हमारा यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, मैं देख रहा हूं, उस पर लिखा है टू क्रैक यूपीएससी टू ट्रेन योर ब्रेन 360 डिग्री। अपने मस्तिष्क को 360 डिग्री ट्रेन करिए। वो रेलगाड़ी वाला ट्रेन नहीं, यहाँ ट्रेन एज ए वर्ब है। वो रेलगाड़ी में ट्रेन जो होगा वो नाउन में होगा। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बी एनालिटिकल, कोई भी चीज फेस वैल्यू पे नहीं मानना। कि पिताजी ने कहा कि रोज सूर्य को जल चढ़ा दिया करो नहा करके, तो फेस वैल्यू पे नहीं मानने का। जब तक आप एनालिटिकल अप्रोच से नहीं पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है, ये तो बताइए। तीसरा है डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू, जो हमने अभी बोला। ब्रेन स्टॉर्मिंग और राइटिंग स्किल। आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, कितने भी बड़े नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? जब उन नॉलेज को आप 3 घंटे के अंदर मेंस का एग्जाम या प्री का एग्जाम, उस निर्धारित 3 घंटे में आप कितना आउटपुट उस क्वेश्चन के संदर्भ में लिख पाते हैं,
ये मैटर करता है। अगेन मैंने लिखा है टू क्रैक यूपीएससी इज नॉट साइंस, इट इज ओनली आर्ट एंड आर्ट। वी टीच यू दैट आर्ट टू क्रैक यूपीएससी। तो मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि ये आर्ट है और एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे ये आर्ट हम बताएंगे, ये मेरा दावा है। बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वो पूरा पढ़ाते हैं थीसिस रिसर्च, उनको आईएएस या सिलेक्शन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो कला और विधा भी शायद नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसके साथ हम ये सब चीज़ें आएगा जो इस चैप्टर में है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, प्रियम्बल प्रस्तावना, उद्देश्य उद्देशिका ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी प्रियम्बल पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बन गया जो हमने यहाँ लिखा है। ये नोट्स मैंने खुद बनाया है अपने कलम से, अपने दिमाग से, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी गारंटी है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो सैंपल क्वेश्चन हमने एक बना के इसमें डाल दिया कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी संविधान की मूल प्रस्तावना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही, ये क्वेश्चन बन गया। तो जब तक आप प्रस्तावना को ठीक से नहीं पढ़ेंगे वो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि संविधान की मूल प्रस्तावना आज भी संविधान के मूल भाग के तहत नहीं आती है और उसमें लिखी गई बातें अपने उद्देश्य में विफल रही है। उसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न चिंतकों एवं दार्शनिकों के द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो बातें कही जाती है, सुनी जाती है, उसका उल्लेख भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में भी निहित है। फिर उन विचारकों के सिद्धांतों का अमली जामा कहां तक पहनाया गया, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन सुनने में अलग है, आंसर सेम है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, सबका लक्ष्य एक ही था, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास। परंतु इनके सपनों को मूल प्रस्तावना में भी वर्णित करने के बाद इनके सपने अधूरे क्यों रह गए? बात वही है। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों राज्य विहीन समाज की बात करते थे, फिर भी राज्य का हस्तक्षेप दिनानुदिन, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आपके जीवन में देखिए राज्य का कितना हस्तक्षेप है। एक तरफ मार्क्स है, एक तरफ गांधी है, एक तरफ पूरा अहिंसा है। मार्क्स पूरा हिंसक था, वो कहता था कि जब तक बुलेट से गोली नहीं निकलेगी शांति कायम नहीं होगी। क्या थॉट्स था। वो बात अलग है कि दुनिया से मार्क्सिज्म का झंडा सब उखड़ गया, लेकिन वो 100% गलत नहीं था। गांधी जी कहते थे अंबेडकर से कि जो जिस जाति में पैदा हुआ वो काम वही करेगा। अगर मैं बनिया घर में पैदा हुआ हूं तो मैं वणिक का काम करूंगा, कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो वो शूद्र का काम करेगा। तो अंबेडकर ने बोला कि फिर ऐसे में कैसे जाति व्यवस्था खत्म होगी? ऐसे में तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जब तक आप श्रम विभाजन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रेस और क्रीड्स, तो कैसे खत्म होगी बताइए? आप जैसे महानुभाव तो हजारों साल में एक पैदा होंगे, कितने लोगों को समझाइएगा? जाति व्यवस्था तो खत्म
होने से रहेगी। तो ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन था अंबेडकर और गांधी में। ये चीजें मैं आपको नमूने के तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि जब हम पढ़ाएंगे तो हम तमाम चीजों को कनेक्ट करेंगे, जिससे कितना भी घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज पास करना बड़ा टफ है। इसी पे एक क्वेश्चन बन गया और प्रस्तावना पे कि क्या गांधी और मार्क्स दोनों एक ही भाषा बोलते थे? समीक्षा कीजिए। तो कई जगह वो एक भाषा बोलते थे, दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, राज्य बड़ा हस्तक्षेप करता है, दोनों ही कहते थे। दोनों का ये मानना था कि लोग पैसा कमाएं, लेकिन उस पैसे को एज ए ट्रस्टी, उद्योगपति जो है उस पैसे को समाज के हित में लगाए और उसको ट्रस्टीशिप समझे। ये दोनों का सेम ही था। और इसी से तीसरा क्वेश्चन आ गया दिमाग में। एक होता है शब्द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीजें हम शामिल नहीं करेंगे तो आप सोचे कि खाली आप जो है प्रियम्बल या वो जो है पढ़ के आप सारी चीजें जान जाएं, बहुत ही असंभव है। तो CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनियां देश में कारोबार करती है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने कमाए हुए धन में से 2 से 3% समाज की सेवा में लगाए। तो इसी पे क्वेश्चन बन गया कि क्या गांधी और मार्क्स का ट्रस्टीशिप सिद्धांत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुपूरक है? क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये बन गया कि क्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों के द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका है? नहीं, क्योंकि उसमें जितना पॉलिटिकल हस्तक्षेप होना होता है उतना होता है। वो पैसा कहीं वहीं खर्च होता है जहां पे इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी काम करती है, प्रभावशाली। और प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रभाव का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पावर, शक्ति से परास्त करना। जैसे बाप ने बेटे को 2 झापड़ मारा, बैठ रहना चुपचाप पढ़ाई करो, ये पिताजी की शक्ति हुई। और जब इसी शक्ति को लेगिटिमेटाइज कर दिया जाता है, वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है कि अगर आप किसी को मारेंगे तो आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, ऐसा लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटी, प्राधिकार। कलेक्टर को प्राधिकार है कि वो आपका जमीन आवंटन के पट्टे को या तो निरस्त कर दे या उसे जारी रखे। तो वो कहां से मिला? किसी कानून, किसी रूल से बना होगा। तो पावर जब लेगिटिमेटाइज हो जाता है, वैधानिक हो जाता है, तो कलेक्टर यूज करता है, तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी। पावर हो गया सामाजिक शक्ति। पिताजी ने बच्चे को 2 झापड़ मारा, ये शक्ति है। जब उसी को अमली जामा पहना दिया गया, अथॉरिटी बन गया, कानूनी। तीसरा इसमें आता है इन्फ्लुएंस, जिसको बोलते हैं प्रभाव। ये न पावर होता है न अथॉरिटी होता है। ये बिना दोनों को यूज किए हुए, ये बिना दोनों को, पावर और अथॉरिटी को बिना यूज किए किसी से अपना काम करवा लेना, ये हुआ प्रभाव। हमने आपसे कहा शर्मा जी जरा अपनी साइकिल उधार दीजिए ना, आज बेतिया जाना है। शर्मा जी सोचे यार अब ये कह रहे हैं तो दे दो, और लाल जी कह रहे होते तो शर्मा जी कहते अरे यार कहाँ साइकिल मांग रहे हो यार, हमारे तो उसका वाल्व ट्यूब खत्म हो गया है।
हम मांगेंगे तो कहेंगे यार इनको कैसे मना करें। तो किसी से बिना शक्ति और प्राधिकार के काम करवा लेना, इसको बोलते हैं प्रभाव। अपने साथी से किताब ले लेना, प्रभाव। आप मारेंगे थोड़ा ना, किताब नहीं दे रहा है, और ना ही पुलिस पे केस करने जाएंगे किताब नहीं दे रहा मांगने पे, खुद लेके बैठा है पढ़ रहा है, अरे उसी किताबें नहीं देगा। तो ये प्रभाव जो है कहां तक समाज में दिखता है, इसकी भी बड़ी प्रासंगिकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरीके से सवाल को पढ़ेंगे तब जाके जो है आपको समझ में आएगा कि तैयारी किसे कहते हैं और तैयारी कैसे की जाती है। और ये तो मेरा दावा है कि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप खाली उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम सब आज दिनांक 26/11/1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। इतना पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूं एग्जाम के नजरिए से वो आप रट लेंगे जैसे मैंने 25 साल पहले रटा था, लेकिन इन शब्दों को कैसे जोड़ना है, जो हमने तमाम थिंकर्स और तमाम विचारकों के विचारों से आपको नॉलेज, ज्ञान और ये बताने का प्रयास किया कि तैयारी क्या होती है। अगर ये पूछेगा कि क्या गांधी और मार्क्स दोनों एक दूसरे की भाषा बोलते थे, संविधान की मूल प्रस्तावना के संदर्भ में व्याख्या करें, आप कतई नहीं कर पाइएगा। तो आप तो खाली संविधान की प्रस्तावना पढ़े हैं, ऐसा तो किसी ने पढ़ाया नहीं कि गांधी और नेहरू के संदर्भ में बात करिए। उसमें कह देगा कि संविधान की प्रस्तावना को बी.आर. अम्बेडकर के नजरिए से मूल्यांकन करें कि वह संविधान की प्रस्तावना कहां तक सफलीभूत रहा है। अब आप सोचिए ना, इसे कहते हैं रीसा IAS बाई शाह सर। और मैं तारीफ तो नहीं करूंगा अपनी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह सेलेक्ट हुए IAS PCS मिला करके। और दूसरी बात कि एज ए जनरल सेलेक्ट हुए PCS में और एज ए OBC सेलेक्ट हुए IAS में, IPS भी हम सेलेक्ट हुए। तो वो भी तब जबकि हम ठोक के कहते हैं कि मध्यकालीन भारत 712 से 1757 1 साल की हमने पढ़ी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो भैया आपको एग्जाम पास करना है, न कि लेक्चरर और थीसिस और PhD करनी है। क्योंकि देखिए हर आदमी का विकल्प नहीं है। शर्मा जी बैठे हैं, इनका विकल्प कोई और नहीं हो सकता, आपका विकल्प कोई और नहीं हो सकता, हमारा विकल्प भी कोई और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव से ही अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर को लेके पैदा हुआ है। दुनिया में 700-800 करोड़ आदमी है, किसी का जीन एक दूसरे से नहीं मिलता है। सोचिए इतने लोग हैं, सबकी शक्ल जो अलग अलग है, ना आवाज एक है, ना शक्ल एक है। तो हर चीज जो है बटी हुई है, विविधताओं से भरी हुई है। तो हमारा जो एट्रीब्यूट्स है, जो गुण है, वो यही है कि हम इस चीज के माहिर अपने आप को समझते हैं, और उस माहिर होने का प्रमाण हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन से है, खाली बातें करने से नहीं है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूं थोड़ा। उद्देश्य का तो आगे आएगा, गवर्नेंस दूसरा ये कह रहा है कि एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कोई संगठन परिचालित होता है
एवं मैकेनिज्म जिसके द्वारा जनता एवं उसके कार्यकलाप जिम्मेदारी से बंधे होते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया वो है, डेफिनेशन है कि एक ऐसा सिस्टम, गवर्नेंस क्या है, शासन क्या है। अब देखिए फिर शासन से मुझे ध्यान आ गया प्रशासन। देखिए यही 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 खासियत है हमारे पढ़ाने की कि जहां टर्म आया उससे रिलेटेड वो जो है। अब देखिए एक शब्द आया इसमें शासन, गवर्नेंस। गवर्नेंस को हिंदी में बोलते हैं शासन, और एक होता है प्रशासन। आपने रोज सुनते होंगे लेकिन पता ही नहीं है कि शासन प्रशासन में क्या अंतर है। शासन वो है जो सरकार है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। प्रशासन वो है जो सिविल एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट है। कितना सा फर्क है। तो शासन क्या है, एक ऐसी मैकेनिज्म है, सिस्टम है जिसके द्वारा कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होता है, एवं वो ऐसा मैकेनिज्म है, व्यवस्था है जिसके द्वारा जनता एवं उसके कार्यकलाप जिम्मेदारी से बंधे होते हैं। मतलब जनता और उसकी एक्टिविटीज, आप किसी को गोली नहीं ना मार देंगे। और कोई संगठन मतलब सरकार, तो सरकार परिचालित होती है और एवं मैकेनिज्म एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत जनता उसके कार्यकलाप जिम्मेदारी से बंधे होते हैं। और संगठन जो है परिचालित होने के लिए जो व्यवस्था समाज में दी गई है उसको शासन कहते हैं। और इसी शासन के अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो शासन के अंग कौन कौन से? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और कॉन्स्टिट्यूशन वही लॉ एंड रूल्स, किसी देश या संगठन के बेसिक विधि विधान है जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे। और ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें दर्जनों डेज हमें देना पड़ेगा। वो तो मैंने रूपरेखा बताई है। एक नया शब्द है सामाजिक न्याय। नया इसलिए है क्योंकि लोग खाली बोलते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये शब्द को तो आप जो है माला बना के पहन लीजिए। ये देखने में जितना छोटा है उतना ही इसकी मीनिंग बड़ी टेढ़ी है। ये तमाम तरीके से इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी। इसके बारे में कह रहा है कि न्यायिक सिद्धांत जो प्रत्येक नागरिक को समान अवसर एवं समान सामाजिक अधिकार की वकालत करता है। वकालत करता है समान सामाजिक अधिकार। न्यायिक सिद्धांत, पूरा संविधान इसी से भरा पड़ा है। और संविधान के हर चैप्टर में, भारतीय राजनीति के हर चैप्टर में, उसकी मूल प्रस्तावना में ये कूट कूट के भरा है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अभी है क्या चीज? तो सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा, बहुतों को समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा डेफिनेशन है। जैसे ये भी बहुत टेढ़ा डेफिनेशन है, न्यायिक सिद्धांत जो प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, समान सामाजिक। अरे यार वो तो ठीक है, वो तो किताब में लिखा है, लेकिन ये सामाजिक न्याय क्या है ये आप समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये कहें एक लाइन में कि सामाजिक न्याय क्या है, तो वो है किसी भी व्यक्ति, समूह, जेंडर, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, आदमी होना चाहिए। सपोज हमने बात किया कि एक सफाई कर्मचारी है, एक जो है पिग फार्मिंग करने वाला आदमी है। बहुत दिन तक तो मैला ढोने की भी प्रथा थी, अब खत्म होती जा रही है, हो गई। एक ट्रांसजेंडर है। आपका क्या नजरिया होता है जब आपके घर के पास कोई
ट्रांसजेंडर हिजड़ा जिसे कहते हैं वो आ जाता है, या आप ही के घर में एक काम वाली बाई आती है जो सफाई का काम करती है, तो आप उसके आते ही खुश होते हैं क्या? किसी के घर पे ट्रांसजेंडर हिजड़ा आ जाता है, खुश होता है? नहीं। सफाई वाली आती है, आप ही के घर की कूड़ा ले जाना, आप खुश होते हैं? अरे यार फिर आ गई यार, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी तो मैं नाश्ता कर रहा हूं। आपके शादी ब्याह में आपने देखा होगा यूपी बिहार में वो सिंघा फूकने वाले जो डोम जाति कही जाती है, उससे आप देह भी टच कराना जो है पसंद नहीं करते। आपके दरवाजे पे कोई निम्न अछूत श्रेणी का दलित आ जाता है तो आपके बिस्तर पे, आपके खटिया पे, आपके चौकी पे बैठने को आप जो है अपना अपमान समझते हैं। यही सामाजिक अन्याय है। आपके पढ़े लिखने से कोई फायदा नहीं है यदि आपका एटीट्यूड, अभिवृत्ति इन सब सामाजिक लोगों के प्रति घृणास्पद मानसिकता से भरा हुआ है। अगर आपके मन में घृणा का भाव आ गया तो आपने उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं किया, वो आपका सारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो देसी भाषा में आप समझ गए कि सामाजिक न्याय क्या है। एक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को देख करके आप नाक भौं सिकोड़ते हैं। माननीय कुछ न्यायालय ने उस पर टिप्पणी भी कर दिया कि तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, वो भी कलेक्टर है, आप भी कलेक्टर है, लेकिन आप उसको वकालत कर रहे हैं उसको बताने के लिए कि तुम तो रिजर्वेशन से आए हो। आप बताइए ये सामाजिक न्याय है? नहीं है। तो कितनी आसान भाषा में आपको हम बताएं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यही है कि आप सबके साथ समान व्यवहार तन मन धन मन से करें। अगर आपका एटीट्यूड उनके प्रति गड़बड़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सामाजिक अन्यायी हैं, सामाजिक न्याय नहीं करते। हिजड़े के आने पे अगर आपने उसके साथ मिसबिहेव किया तो सामाजिक अन्याय है। अब ये बताइए कितनी सरल भाषा में आपको हमने समझा दिया, और अब आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि सामाजिक न्याय होता क्या है। नहीं तो इस डेफिनेशन को पढ़ करके कभी भी समझ में नहीं आएगा। अब सामाजिक न्याय से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि सामाजिक न्याय आज भी राजनीतिक न्याय मिलने के बावजूद अपने उद्देश्य में सफलीभूत नहीं हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सामाजिक न्याय की कल्पना 75 वर्ष पूर्व संविधान में की गई थी, लेकिन आज भी वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। तीसरा, सामाजिक न्याय तब तक क्रियान्वित अपने मूल स्वरूप में नहीं हो सकता जब तक कि हमारा एटीट्यूड्स, हमारा प्रीजुडियूस, हमारा मिसकंसेप्शन दूर न हो जाए। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दोनों एक दूसरे के पूरक है, परंतु राजनीतिक न्याय पाने से पहले की शर्त है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई वो अपने उद्देश्यों में 75 वर्ष बाद भी सफलीभूत नहीं हुई। अब आप देखिए मैं क्वेश्चन का ढंग कैसे बता रहा हूं, सबका आंसर वही है जो मैं पढ़ाया कि सामाजिक न्याय होता है क्या है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए गांधी और अंबेडकर एक जैसा ही सोचते थे, परंतु उसके लागू करने की प्रविधियां दोनों की अलग अलग थी। व्याख्या कीजिए। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय के साथ जुड़ करके अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी महत्ता समाज में बनाने का प्रयास करता है, परंतु अभिजात्य वर्गीय चरित्र के लोग उसे स्थापित नहीं होने देना चाहते। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। कार्ल मार्क्स का फेटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म मूलभूत रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आश्रित है।
विवेचना करिए। सामाजिक न्याय तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति का वैचारिक परिवर्तन न हो जाए। सामाजिक न्याय तभी सत्यनिष्ठा और भक्ति निष्ठता समाज में या देश में दिखाएगी जब तक लोगों के मानसिक सोच न बदल जाए। अब आप देखिए, एक सामाजिक न्याय पे इतने तरीके से क्वेश्चंस को समझाना कि सबका आंसर एक है, सबका मालिक राम। अब आप सोचिए कि सामाजिक न्याय पे हमने कितने क्वेश्चंस बताए आपके सामने खड़े खड़े, और ये बताया कि देखो इस सबका आंसर वही है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, कुछ भी पूछे वही है, 80% कॉमन है। और सामाजिक न्याय पे बाकी ठीक करो कि क्या विचार मीमांसा है, वो भी हमने बताया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई किताब नहीं है ऐसा जो इस तरीके से लिखा हो जो मैं बता रहा हूं। अब कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा जो अक्रॉस द सब्जेक्ट उसको डबटेल करता हो। अगर वो करेगा भी तो अनइम्पॉर्टेंट बातों को ले आएगा। सवाल पूछने का यूपीएससी या पीसीएस के परीक्षाओं में क्या ढंग है, ये जब तक उसको नहीं पता होगा तब तक वो कोरिलेट करेगा ही नहीं। हमको तो नहीं मिला इस टाइप का कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, फैकल्टी। आपको मिलेगा तो बताइएगा, हमने तो तमाम वीडियो देखे हैं। तो तैयारी ऐसे होती है कि सामाजिक न्याय पे सबको उठा के थोड़ा थोड़ा बता दिया कि गांधी क्या सोच रहे थे, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, ये 4-5 लोग थे जो सोशल तो वो सब चीजें जो है जाके देखिए कौन है। तो ऐसी पढ़ाई करेंगे तब गागर में सागर भरेगा, नहीं तो आप गांधी, नेहरू, टैगोर की थ्योरी पढ़ते रह जाइएगा और ये समझ में नहीं आएगा। तो कितना समय हो गया? अभी तो 11 लोग दिख रहे हैं, तो इसको जारी रखते हैं, बढ़िया है। तो नहीं, ये सब रिकॉर्ड होने दो। अरे ये सबको काटने से कोई फायदा नहीं है। ये अनौपचारिक वार्तालाप आपको ऊर्जा देती है और आप री एनर्जाइज होते हैं। मैं भी पानी पी लूं थोड़ा सा, आप बंद मत करिएगा, 1 सेकंड के लिए आ रहा हूं। तो सामाजिक न्याय तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि वैचारिक रूप से आप अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं कर देते। जिस दिन आप अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे उसी दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अब इसको जोड़िए राजनीतिक न्याय से। इसको जोड़ने का मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं राजनीतिक न्याय से कि राजनीतिक न्याय क्या चीज है। अब आप देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि राजनीति के क्षेत्र में सबको जो है वोट डालने का अधिकार और तमाम पार्टी बनाने का अधिकार, उम्मीदवार के रूप में एमपी एमएलए का चुनाव हो या किसी प्रधान का उसमें खड़े होने का अधिकार, ये सब अधिकार आपको मिला है। आपने देखा होगा, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं कि गांव में प्रधान पति और लेडीज के लिए आरक्षित है, लेडीज जीत गई, लेकिन डिसीजन मेकर कौन है? उसका पति। और वो मोटरसाइकिल पे बड़े ठाट से लिख के चलता है प्रधान पति। अब आप देखिए, तो लैंगिक आधार पर, जेंडर के आधार पर अगर उसको आरक्षण मिला और उसके एवज में वो चुनी गई प्रधान महिला, तो उसका पावर का एक्सरसाइज उसका पति करता है जनरली। यूपी बिहार में तो बहुत बड़ा कल्चर है। अब बताइए कि वहां सामाजिक न्याय स्थापित हुआ प्रधानपति के द्वारा? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो जेंडर बेस आरक्षण था, महिला को लड़ना था, लड़ी, जीत गई, अब वो प्रधानपति बन गया उसका प्रधान। तो सामाजिक न्याय गई तेल लेने। तो सामाजिक न्याय
आप समझ गए होंगे कि मैंने कितने तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो लैंगिक आधार पे भी आपने भेदभाव कर दिया, उसके राइट को ले लिया, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा था कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो ये राजनीतिक न्याय आपको क्या फायदा दिया जबकि सामाजिक न्याय गड्ढे में चला गया? तो सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब राजनीतिक न्याय पहले स्थापित हो जाए। और राजनीतिक न्याय कैसे स्थापित होगा? कि आप जो उम्मीदवार चुना गया है उसी को काम करने दें, तभी तो सामाजिक न्याय उसको मिलेगा। सरकार ने व्यवस्था किया कि भाई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार लड़ेगा, महिला लड़ेगी, और आपने उसका राजनीतिक अधिकार आपने खुद छीन लिया, तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? तो राजनीतिक न्याय पाने के लिए, राजनीतिक न्याय पाने के लिए पहली शर्त है कि आप सामाजिक न्याय तो स्थापित करें, अदरवाइज क्या फायदा हुआ उस महिला का प्रधान चुने जाने का? कोई फायदा नहीं हुआ। और इस सामाजिक और राजनीतिक न्याय जब स्थापित हो जाएगा तभी जाकर के जो है आर्थिक न्याय आएगा। ये और बाद की दशा है। अब आप कहेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, अब राजनीतिक न्याय पढ़ा रहे थे, अब कह रहे आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे होगा? इकोनॉमिक जस्टिस तभी होगा जब आप ये सामाजिक और राजनीतिक न्याय पहले स्थापित करेंगे। अब उसकी तनख्वाह प्रधान को जो भी मिलता हो, पता नहीं मुझे तो कितना मिलता है, कुछ पैसा मिलता है क्या प्रधान को? तनख्वाह मिलता है क्या कुछ? अब आपने उसको दबा दिया, सामाजिक न्याय के तहत दबा दिया, आप उसको राजनीतिक पावर उसका आपने ले लिया, तो उसके बाद आर्थिक न्याय कहाँ मिलेगा उसे? आप उसका वेतन भी ले लेंगे, पहला। दूसरा कि उसको या किसी भी व्यक्ति को काम करने के एवज में आपने उसको पूरी पारिश्रमिक नहीं दिया, तो आर्थिक न्याय कहाँ आया? 2 रुपये प्रति बोरा ले रहा है, आप उसको 1.5 रुपये दे रहे हैं, तो आर्थिक अन्याय हुआ ना। काम के लेंगे पूरे दाम, तो काम का दाम पूरा नहीं मिला तो आर्थिक अन्याय हो गया। दिन भर शर्मा जी ने अपने घर पे खेत में जो है फावड़ा चलवाया किसी मजदूर से और 100 रुपये पकड़ा दिया। उसने कहा साहब सरकार ने तो 400 रुपये बोला है, आप नहीं दे रहे हैं। बोलेगा तो ज्यादा बोलोगे तो कहेगा ज्यादा बोल रहे हो, अभी पटक देंगे, ये कर देंगे। आप डरा धमका के उसको 100 रुपये में विदा कर देते। आर्थिक शोषण। तो क्या फायदा हुआ? वो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय जब तक स्थापित नहीं हो जाता तब तक ये आर्थिक न्याय हो नहीं सकता। जब वो सबल होगा, जब वो मजबूत होगा, तो वो आपसे आर्थिक न्याय अपने आप ले लेगा। कैसे सबल होगा? बिहार में मार्क्सवादियों ने, जो माले और कौन कौन ग्रुप थे, उन्होंने जमींदारों की जमीनें जो है कब्जा कर लिया। जिस काम को बिहार सरकार आज तक नहीं कर पाई लागू, लैंड सीलिंग एक्ट, भूमि हदबंदी अधिनियम, उसको माले वाले जो मार्क्सिस्ट एंड लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने लाल झंडा गाड़ करके और उस मठ की जमीनों को और वो जो जमींदारों की जमीनों को कब्जा करके जोत रहे हैं आज भी। तो जब राज्य विफल हो जाता है तब उसके लिए लोग जो है संघर्ष का सहारा लेकर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों न्याय स्थापित कर लेते हैं। तो जब तक आप सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित नहीं करेंगे तब तक आर्थिक न्याय भी नहीं आएगा। इसी पे मार्क्स कहता था कि आप एक व्यक्ति को उतना पैसा नहीं देते जितना देना चाहिए, क्योंकि आप जो है
एक गट्ठर शीशम का लेके उसने चौकी बना दिया, पलंग बनाया। शीशम था 1,000 रुपये का। 10 दिन उसने मजदूरी किया तो उसका कीमत समझ लीजिए हो गया जो भी 200 रुपये पर डे मान लीजिए, 2,000 उसका लेबर हो गया। तो कितने का हो गया चौकी पलंग? 3,000। तो 3,000 रुपये में 1,000 का शीशम था। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। 1,000 रुपये का शीशम, 2,000 उसकी मजदूरी, टोटल कॉस्ट हो गई 3,000। आपने बेचा 8,000 में, तो इस 8,000 का मतलब हुआ 5,000। 5,000 जो प्रॉफिट है आपने उसको कहां दिया? उसमें से कोई हिस्सा तो दिया नहीं लाभ का। लाभ में से हिस्सा नहीं देना ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों अन्याय है। वही मार्क्स कहता था फेटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म कि बड़ी मजबूत लोग हैं भाई, धनाढ़ लोग, वो लोग जो है 1,000 का शीशम खरीदे, 2,000 का कारपेंटर लगाए, 3,000 हुआ, 8,000 बेच के 5,000 प्रॉफिट कमा लिए। तो वो कहता था अरे भाई क्यों शोषण, इसमें से भी तो इसको हिस्सा दो, कुछ तो दो, 10-20% ही सही। लेकिन आज की डेट में भी नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है उसको? तो मजदूरी जितने में किया उतना में काम हो गया। तो वो कहता था कि श्रम विभाजन की वजह से जो लाभ आपको मिलता है, क्योंकि आप बढ़ई का काम कर नहीं सकते, तो उसमें से दीजिए ना उसको हिस्सा। और ये हिस्सा न देना आर्थिक अन्याय है और यही संघर्ष का कारण है। तो मैंने आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय बताने का, पढ़ाने का प्रयास किया कि ये टॉपिक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप समझ सकते हैं हमारे द्वारा। और जो मैं स्टाइल से बता रहा हूं, उदाहरण दे करके, बिल्कुल आपके घर परिवार और समाज के बीच इस टाइप का उदाहरण आपको किताबों में तो नहीं मिलेगा और ना ही आपको इतनी आसानी से समझ आएगा। अब इस टाइप के जब आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, तब आपको कितना भी घुमाएगा क्वेश्चन 360 डिग्री, आप उस चीज को पकड़ लेंगे। अगर वो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप फेल नहीं हो सकते, आपसे वो क्वेश्चन बच नहीं सकता, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ये मेरा दावा है, क्योंकि हमने आपके दिमाग को इतना घुमाया 360 डिग्री कि देखो ये क्या चीज होती है। और देसी भाषा या आपके देसी स्टाइल में जो आप फील करते हैं डे बाय डे, तो ये है हमारे प्रीसा आईएएस कोचिंग का पढ़ाने का तरीका। ये डेमो क्लास के रूप में अभी मैं चला रहा हूं। अभी इसका एडमिशन चल रहा है। आप जितना जल्दी एडमिशन की बात करेंगे अच्छा रहेगा, ताकि जो है और विधिवत और गहन तरीके से हम इस चीज़ को आगे लेके चले। ये तो एक सिर्फ डेमो क्लास था मेरा। तो अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके जुड़िए हमसे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।